नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर, साथ ही देखेंगे कुछ तेलंगाना से जुड़ी खबरें। सबसे पहले बात दुब्बाक ज़मनी इंतखाबात की। हुक्मरान जमात TRS की जानिब से हल्क़े असम्बली दुब्बाक के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। साबिक़ में जो तरीक़ेकार सिद्दीपेट में इख्तियार किया गया था, वही हिकमत अमली इस मरतबा दुब्बाक में अपनाई जा रही है, यानी कि इंचार्जों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हल्के के 8 मंडलों में जुमला 1,97,468 राय दहिंदे हैं। 100 वोटर्स के लिए एक इंचार्ज का तकर्रुर करने की हिकमत अमली पर हुक्मरान जमात अमल पैरा है। इसका मतलब 19,000 इंचार्जेस यहाँ होंगे। पार्टी के कायदीन और कारकुनों को इंचार्ज बनाया जा रहा है। मालूम हुआ है कि रियासती वजीर हरीश राव जो दुब्बाक ज़मनी इंतखाब की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी कैडर को सिद्दीपेट से दुब्बाक तलब किया। इंतखाब से ऐन क़ब्ल नए कामों के संग बुनियाद ज़ेर इल्तिवा कामों के अलावा शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम पर तवज्जो देने के बाद अब दीगर पार्टियों के कायदीन को TRS में शामिल करने के लिए नित नए हरबे शुरू कर दिए गए हैं। दही सतह पर ऑपरेशन आक्रोश शुरू का आगाज़ कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस और BJP की जानिब से हुक्मरान जमात की नाकामियों को अवाम में ले जाते हुए TRS के खिलाफ महाज खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि TRS की जानिब से तकर्रुर किए जाने वाला हर इंचार्ज पोलिंग मुकम्मिल होने तक उसे दी गई जिम्मेदारी के मुताबिक 100 अफराद से हर दिन मुसलसल राब्ते में रहेगा। ये इंचार्ज न सिर्फ इनसे रोज़ाना बात करेंगे, बल्कि सुबह शाम उनके मकानात के पास पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उनकी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि पोलिंग के दिन इन 100 अफराद से TRS के हक़ में वोट डलवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के सर है। इंतखाब के दौरान इन 100 वोटर्स की ज़रूरियात का ख्याल रखना भी इंचार्जों का ही काम होगा। TRS के माइक्रो प्लान के मुताबिक मुकर्रर करदा इंचार्जों को इन 100 अफराद की फ़हरिस्त फ़ोन नंबरात के साथ हवाले कर दी गई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान क्या ज़रूरियात होती हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इस तरीक़ेकार के ज़रिए पोलिंग के फ़ीसद में इजाफे के साथ अपने हक़ में राय दहिंदगान को राग़िब करने के मकसद से हुक्मरान जमात आगे बढ़ रही है। पता चला है कि दुब्बाक बल्दिया और मंडलों के ज़िम्मेदारों के नामों को खतियत दे दी गई है, जबकि बाज़ मंडलों के लिए इंचार्जों के तकर्रुर का काम ज़ोरों शोर से जारी है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए हर मौजू में एक इंचार्ज के तकर्रुर का ऐलान किया गया है। हल्के असम्बली दुब्बाक के जुमला 149 मौज़ूआत के लिए एक एक इंचार्ज के तकर्रुर के लिए हिकमत अमली को खतियत दी जा रही है। तमाम मंडलों में एक मंडल के लिए रियासती सतह के कायदीन को इंचार्ज की हैसियत से मुकर्रर किया जाएगा, जबकि दही सतह पर अजला के अहम कायदीन को यह जिम्मेदारी सौंपने का इम्कान है। TRS की माइक्रो प्लानिंग का जवाब देने के लिए BJP ने खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। ये जमात हल्के के तमाम बूथ्स में से सिर्फ उस एक बूथ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी जहां इस पार्टी का गलबा है। पार्टी के कायदीन उन मकामात पर तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे जहां एक तरफ हुक्मरान जमात के लिए ज़मनी इंतखाब विखार का मसला बना हुआ है, वहीं कांग्रेस और BJP की जानिब से भी TRS का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जैसे कि TRS हमेशा रियासत की हमाजहत तरक्की के दावे करती आ रही है। अगर सच में ऐसा है तो फिर हुक्मरान जमात को हर 100 वोटर्स के लिए एक इंचार्ज की ज़रूरत क्यों दरपेश है? क्या पार्टी को अपने तरक्याती कामों के बलबूते पर जीत का यकीन नहीं है? TRS के कायदीन हर प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए नहीं थकते कि उन्होंने तेलंगाना को क्या से क्या बना दिया। तो फिर इतनी कामयाबियों का दावा करने वाली जमात दीगर जमातों से इस कदर क्यों खायफ है? राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए इस तरह की हिकमत अमली को खतियत देने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि पार्टी कायदीन को इस बात का यकीन है कि वो अपने तरक्याती कामों के बलबूते पर वोटर्स को मुतासिर करने में नाकाम साबित होंगे। हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, या फिर इस पर वो तशवीश नहीं देखी गई जो होनी चाहिए थी। बदनाम गैंगस्टर और नईम एनकाउंटर के 4 साल के बाद इससे ताल्लुक़ के शुबे में माखूज़ तमाम पुलिस अहलकारों को क्लीन चिट दे दी गई। ये कारनामा पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का है। 25 पुलिस अहलकारों के नाम बाहर आए थे जिनका नईम के साथ मुबैना ताल्लुक़ था। उनमें
एएसपी, डीएसपी, एसआई और कांस्टेबल दर्जे के एहलकार शामिल थे। जब नईम का एनकाउंटर किया गया तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उसकी काफ़ी धूम थी। 1 साल तक नईम का मामला अखबारात की सुर्खियों में बना रहा। तेलुगु मीडिया ने काफ़ी मसालेदार स्टोरीज के जरिए नईम की ज़ाती ज़िंदगी की तमाम तफसीलात बताईं। नईम की आड़ में मीडिया के मुतासिब जहनों ने अपनी स्क्रिप्ट भी उसमें शामिल कर दी। इसके अलावा नईम के साथ ही सियासतदानों और पुलिस एहलकारों की बात भी सामने आई, लेकिन फिर सब खामोश हो गए। आज कोई भी नईम सियासी लीडरों और पुलिस एहलकारों के गठजोड़ पर बात नहीं करते। चंद दिन कबल ही एसआईटी काफ़ी मेहनत से तहकीक करके नईम से ताल्लुक़ रखने वाले 25 एहलकारों को क्लीन चिट दे दी। आपको खिलाफ कार्रवाई कब होगी? हाल ही में पुलिस महकमे से जुड़े कई ऐसे अफराद को पकड़ा गया जिनके असासे जात गैर महसूब थे। एसीपी मल्काजगिरी नरसिम्हा रेड्डी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 70 करोड़ के गैर महसूब असासे जात पाए गए। ये कोई नया मामला भी नहीं है। पिछले 5 वर्षों में महकमे पुलिस के कई एहलकार रिश्वत, जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम में गिरफ्तार और माखूज हो चुके हैं। फिर चंद हफ्तों कबल ही जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 साल कबल करीमनगर के एक एसआई ने भी नईम की तरह अपना एक एम्पायर बनाया था, जो जबरी उसूली और ज़मीनों पर कब्जे से किया गया था। पिछले कुछ अरसे से ये देखा गया कि महकमे पुलिस में ईमानदारी और इंसाफ से काम करने वाले एहलकार अब माजी की बात हो गए हैं, या फिर ऐसे अफसर सिर्फ फिल्मों के पर्दे पर ही रह गए हैं। पुलिस महकमा अपने इस इमेज को सुधार सकता है, क्योंकि वही लॉ एंड ऑर्डर और जराइम को रोकने का जिम्मेदार है। मुंबई हाईकोर्ट ने अदाकार सुशांत सिंह राजपूत खुदकशी मामले में जारी तहकीकात के दौरान मंशियात के मामले में गिरफ्तार अदाकारा रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की 4 शुम्बे को जमानत दे दी। अदालत ने इस केस में अदाकारा के भाई शोविक चक्रवर्ती और मंशियात फरोश अब्दुल बासित परिहर की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिया को 1 लाख के जाती मचलके पर जमानत दी। रिया को मंशियात कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 8 सितंबर को सुशांत सिंह राजपूत को मंशियात देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अदाकारा को मकामी अदालत ने 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेजा था, जहां से उन्हें मुंबई की बाइकोला जेल में रखा गया था। इससे कबल एनसीबी ने रिया और शोविक की अदालती तहवील में 20 अक्टूबर तक तौसीक की थी। हाथरस गैंग रेप केस की जांच के लिए तश्कील खुसूसी जांच टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को चाशुम्बी के रोज अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन उसकी मुद्दत में तौसी कर दी गई। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक हुक्म देकर एसआईटी जांच के लिए दिए गए वक्त में 10 दिन की तौसी कर दी है। यूपी के महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि योगी आदित्यनाथ के हुक्म के मुताबिक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए जो वक्त दिया गया था उसमें मजीद 10 दिन की तौसी कर दी गई है। हाथरस के एक गांव में 17 सितंबर को मुबैना इज्तिमाई असमत दरी और तशद्दुद का निशाना बनने वाली एक 19 साल लड़की की गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। मुल्क भर में पाए जाने वाले गम और गुस्से के पेश नज़र सीएम योगी ने एसआईटी तहकीकात के लिए टीम का ऐलान किया था। इस मामले में यूपी की हुकूमत और पुलिस को जुर्म छुपाने के इल्ज़ामात का सामना है। पुलिस पर इल्ज़ाम है कि उसने मुतासरा के अहले खाना की तरफ से की जाने वाली शिकायत पर फौरी कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस का किरदार उस वक्त मजीद शुकूक व शुबात की जद में आया
जब 29 सितंबर को हाथरस पुलिस मुतासिरा की मौत के बाद उसकी लाश गांव में ले गई और कुंबे की इजाज़त के बगैर रात को 2:30 बजे उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अगली सुबह पुलिस से अपनी बेटी की आखिरी रसूमात करने की गुजारिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आधे से ज़्यादा खवातीन को ऑनलाइन हरासा या बदसलूकी का सामना करना पड़ा है। एक नए सर्वे में यह इंकशाफ हुआ है। यह आदाद-ओ-शुमार हिंदुस्तान में लड़कियों के हकूक़ और मसावात के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम यानी NGO प्लान इंटरनेशनल के जरिए किए गए एक सर्वे से हासिल हुआ है। ऑनलाइन ज़्यादती और हरासा करने की वजह से लड़कियों को सोशल मीडिया छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर की जाने वाली इस तहकीक में कहा गया है कि 58% से ज़्यादा लड़कियों को किसी न किसी तरह की ज़्यादती का सामना करना पड़ा है। प्लान इंटरनेशनल ने इस सर्वे में ब्राज़ील, हिंदुस्तान, नाइजीरिया, स्पेन, थाईलैंड और अमेरिका समेत 22 ममालिक में 15 से 25 साल की उम्र में 14,000 लड़कियों और ख़वातीन को मुंतखब किया। सर्वे में 58% से ज़्यादा लड़कियों का ख्याल है कि उन्हें ऑनलाइन बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। सर्वे में बताया गया कि 5 में से 1% नौजवान ऑनलाइन हरासा होने की वजह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोक लेते हैं या कम कर देते हैं। सोशल मीडिया पर हरासा होने के बाद हर 10 में से 1 यानी करीब 12% ने सोशल मीडिया पर इज़हार राय के अंदाज को तब्दील किया। ख़वातीन पर हमले के वाक़यात सोशल मीडिया पर आम हैं। हमले के वाक़यात फेसबुक पर सबसे ज़्यादा आम हैं, जहां 39% ख़वातीन ने बताया कि उन्हें हरासा किया गया। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर 23% ख़वातीन, व्हाट्सएप पर 14%, स्नैपचैट पर 10%, ट्विटर पर 9% और टिकटॉक पर 6% ख़वातीन को बदसलूकी या हरासा करने का सामना करना पड़ा है। सर्वे के मुताबिक निशाना बनाए जाने वाली तकरीबन आधी लड़कियों को जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का खतरा था। उनमें से बहुत से लोगों ने बताया कि बदसलूकी ने उन्हें जहनी तौर पर मुतासिर किया और 1/4 जिस्मानी तौर पर गैर महफूज महसूस हुआ। प्लान इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन ब्रिजेट एल्ब्रिशन के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह हरासा होना जिस्मानी नहीं है, बल्कि इससे ख़वातीन के इजहार राय की आज़ादी को ख़तरा लाहक है। ख़ास बात यह है कि दुनिया भर की लड़कियों की जानिब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर को एक खुला खत लिखा गया है, जिसने सोशल मीडिया कंपनियों से अपील की है कि वो ज़्यादती की इत्तला देने के लिए ज़्यादा मौसर तरीके अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मुजाहरा मामले में चारशंबे को कहा कि धरना और मुजाहरे के नाम पर अवामी मकामात और सड़कों पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल की सदारत वाली बेंच ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। रास्ते को मुजाहिरीन ने ब्लॉक किया था, जो गलत है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अवामी मकामात और सड़कों पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सड़क पर आमद व रफ्त का हक गैर मुय्यना मुद्दत तक रोका नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि सिर्फ नामजद इलाकों में ही एहतजाजी मुजाहरा किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा अवामी मीटिंगों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उन्हें नामजद इलाकों में होना चाहिए। आइन एहतजाजी मुजाहरे का हक देता है, लेकिन उसे यकसा फ़राइज़ के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में सालिसी की कोशिश नाकाम होने का भी जिक्र किया। बेंच ने कहा कि शाहीन बाग में सालिसी की कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है। बेंच ने ऐसे मामलों में फैसला करने में हुकूमत इंतजार ना करने और अदालत के कंधे पर बंदूक ना रखने की भी नसीहत की। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन का आंकड़ा आज 3,61,08,748 हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,71,83,339 हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,55,781 हो चुका है। अभी भी 78,69,628 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 61,267 नए केसेस आने के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 66,85,082 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मंगल को नए केसेस की तादाद 65,000 से कम थी। इस दौरान 56 लाख से ज़्यादा अफराद की सेहत याबी के साथ मरीजों की शरह सेहत याबी बढ़कर
84.70% हो गई। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 844 अफराद की मौत, माफ़ कीजिएगा, 884 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,03,569 हो गई। मुल्क में 56,62,490 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं और 9,19,023 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जो कुल केसेस का 13.75% है। अमवात की शरह यानी फैटेलिटी रेट 1.55% रिकॉर्ड की गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 60 लाख के आंकड़े को अबूर कर चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आदादोशुमार के मुताबिक 5 अक्टूबर तक जुमला 8,10,71,797 नमूनों की जांच की जा चुकी है और इनमें से 10 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच पीर को की गई है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के नए मामला जो दर्ज किए गए हैं उनके आदाद हैं 2,154, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,04,748 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,189 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 2,239 मरीज रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,77,008 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,277 कोविड के मायने किए गए हैं, ताहम 1,525 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 33,46,472 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। रियासत में कोविड-19 के 26,551 सरगर्म मामला यानी एक्टिव केसेस है। जीएचएमसी हुदूद में 303 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 205, मेडचल मलकाजगिरी में 187, नलगुंडा और करीमनगर जिले में 121 और 124 मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर स्टीफन मिलर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है। इस दौरान मालूम हुआ है कि अमेरिकी सदर से राब्ते में रहने वाले सिविल व मिलिट्री ओहदेदार भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अमेरिकी फौज के जनरल मार्क मिली और कोस्ट गार्ड के सरबराह एडमिरल चार्ल्स रे भी कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद क्वारंटाइन में चले गए हैं। हालात के पेश नज़र फौज के दीगर अफसरान भी एहतियाती तौर पर अपने आप को अलग थलग कर लिया है। मरकजी हुकूमत मौसम सरमा में कोरोना की वबा से बचाव के लिए सभी अवामी मकामात पर जुमेरात से एक जामे बेदारी मुहिम चलाएगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने मौसम सरमा के पेश नज़र कोरोना की वबा को रोकने के लिए मुल्क गिर बेदारी मुहिम चलाने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि अच्छा तरीका बचाव है। इसके तहत लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और हाथ धोने के तरीकों को अपनाने की अपील की जाएगी। पर हाथ धोना, ये कोरोना काल में डरने की नहीं लेकिन सावधानी की जरूरत है। और खासकर ठंड के दिन आ रहे हैं, तो ठंड के दिनों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। और जनता का जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है, तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है: मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर
हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव है। कल से इसके बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे, चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, मेट्रो हो, पेट्रोल पंप हो, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी हो, कोई ऑफिसेस हो, सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटीज हो, दूध केंद्र हो, मार्केट हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, बाजार हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, सरकारी कार्यालय भी, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी और हमारी कल्पना है कि पूरी देश की जनता, सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी, क्योंकि आज जिस मुकाम पर भारत आया है कि दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है और रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, और संख्या पिछले 10 दिन से हम देख रहे कम हो रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, पर क्या आपको पता है कि कितनी दूरी वायरस से बचने के लिए जरूरी है? इसे लेकर पहले दिन से ही जानकार अलग अलग बातें कह रहे हैं। अब एक्सपर्ट सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नया फॉर्मूला दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2 मीटर की दूरी 1 मीटर से 10 गुना ज़्यादा महफूज है। इसके अलावा छोटी और कम वेंटिलेशन वाली जगहों पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही काफ़ी नहीं है। WHO की जानिब से तश्कील दिए गए एक पैनल ने कोरोना के ट्रांसमिशन में फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर स्टडी की है। इसमें पता चला है कि 1 मीटर से कम की फिजिकल डिस्टेंसिंग में ट्रांसमिशन का रिस्क 12.8% है, जबकि 1 मीटर तक में 2.6% है। ब्रिटेन के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप की एक स्टडी के मुताबिक 2 मीटर की दूरी के मुकाबले में 1 मीटर की दूरी पर ट्रांसमिशन का रिस्क 2 से 10 गुना ज़्यादा रहता है। एक्सपर्ट्स ने WHO पर तनकीद करते हुए कहा कि उसके पैनल ने पुरानी स्टडी की बुनियाद पर ही अपनी राय दुनिया के सामने रख दी। लगभग यही गाइडलाइन सार्स और मार्स वायरस के दौरान भी इस्तेमाल किया गया है। छोटी और कम वेंटिलेशन वाली जगहों पर हवा के बाहर ना जाने की वजह से ब्रीडिंग ड्रॉपलेट्स के ट्रांसमिशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। ऐसी जगहों पर डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना बेहद ज़रूरी होता है। खुली और बड़ी जगहों पर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनानी ही चाहिए। हालांकि 2 मीटर की दूरी ज़्यादा सेफ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 मीटर की दूरी में ट्रांसमिशन होने का इम्कान सिर्फ 1% होता है, ओनली 1%। बोलने और खांसने में किस साइज के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और कितनी दूर तक ट्रांसमिट हो सकते हैं, इस बात की स्टडी पहली बार 1897 में की गई थी, लेकिन तब उतने रिसोर्सेस मौजूद नहीं थे। इसीलिए 1942 में इसका विजुअल डॉक्यूमेंटेशन पेश किया गया। ये विजुअल तभी का है, एक छोटे और चारों तरफ से बंद कमरे में डिस्टेंसिंग ज़्यादा करनी होगी। आप जहां भी हैं उस कमरे या हॉल की साइज और वेंटिलेशन पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की दूरी तय होती है। लो रिस्क और मीडियम रिस्क वाली जगहों पर 1 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखनी ही चाहिए, लेकिन हाई रिस्क वाली जगहों पर 2 मीटर या उससे ज़्यादा की दूरी बनानी है। रिसर्च एजेंसी द BMJ ने अलग अलग जगहों को हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क में बांटा है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से 2021 तक 15 करोड़ लोगों के इंतहाई गुर्बत की दलदल में फंसने के आसार हैं। आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने चारशंबे के रोज़ ये इंतबाह दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ममालिक को कोरोना वायरस वबा के बाद मुख्तलिफ किस्म की मईशत के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, जिसमें सरमाया, मजदूरी, महारत और जिद्दत को नए इलाकों और कारोबार में जाने की इजाज़त देनी होगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि कोविड-19 की वजह से इस साल 8 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा जो अफराद हैं, यानी करीब
11.5 मिलियन अफराद के इंतहाई गुर्बत में धकेल दिए जाने का खदशा है। इससे 2021 तक इंतहाई गरीब लोगों की तादाद बढ़कर 15 करोड़ तक जा सकती है। इदारे ने कहा कि वो माशी ज़वाल की रफ्तार पर मुनहसर होगा। अपनी 2 साला गुर्बत और मुश्तरका खुशहाली की रिपोर्ट में आलमी बैंक ने कहा कि अगर ये वबा नहीं आती तो 2020 में इंतहाई गरीब अफराद की तादाद कम होकर 7.9% पर आ जाने का अंदाज़ा था। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर डेविड मालपास ने कहा कि इस वबा और आलमी कसाद बाजारी दुनिया की आबादी के 1.4% से ज़्यादा लोगों की गुर्बत की जद में आने की वजह हो सकता है। उन्होंने कहा कि तरक्याती पेशरफ्त और गुर्बत में कमी की सिमत में इस संगीन झटके को पलटने के लिए सरमाया, मजदूरी, महारत और जिद्दत को नए पेशों और शोबों में तकसीम रखने की इजाज़त देकर ममालिक कोविड-19 के बाद के दौर एक अलग तरह की मईशत की तैयारी करनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले से ही जिन ममालिक में गुर्बत की शरह ज़्यादा है, उन ममालिक में नए गरीबों की तादाद में भी इजाफा होने जा रहा है। बहुत से दरमियानी आमदनी वाले ममालिक हैं, लोगों की नुमाया तादाद इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे खिसक जाएगी। इस रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि ऐसे लोगों में तकरीबन 82% मुतवस्सो आमदनी वाले ममालिक होंगे। आलमी बैंक ने कहा कि तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से कोविड-19 समेत 2030 तक गुर्बत के खात्मे के हदफ को हासिल करना मुश्किल हो रहा है। उसने कहा कि अब 2030 तक आलमी गुर्बत की शरह 7% के आसपास होने का अंदाज़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सियासी तारीख में नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर 2001 यानी आज से ठीक 19 साल पहले गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। तब से लगातार वो मुल्क में किसी न किसी चुनी हुई सरकार के सरबराह हैं। पहले गुजरात में और अब मुल्क में वही सरकार में है। हिंदुस्तान में अवाम द्वारा मुंतखब की गई सरकार में सबसे आला ओहदे पर सबसे ज़्यादा वक्त तक काबिज रहने वालों में मोदी का नाम 8वें नंबर पर है। पहले नंबर पर सिक्किम के साबिक़ वज़ीर आला पवन कुमार चामलिंग है। वो 24 साल 165 दिन तक रियासत के वज़ीर आला रहे। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल के साबिक़ वज़ीर आला ज्योति बसु हैं। वो 23 साल 137 दिन तक रियासत के वज़ीर आला रहे। मोदी के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को मिला दें तो आज 19 साल पूरे हो गए हैं। यानी आज से मोदी सरकार का 20वां साल शुरू हो रहा है। यानी मुल्क की सियासत में मोदी के राज का दूसरा दहा बीतने को है। मोदी गुजरात के 4 बार सीएम रहे। पहली दफ़ा उन्होंने केशुभाई पटेल की जगह 7 अक्टूबर 2001 को वज़ीर आला का ओहदा संभाला। इसके बाद 22 दिसंबर 2002 तक रियासत के सीएम रहे। इसके बाद मई 2014 तक वो लगातार 12 साल 227 दिन तक रियासत के वज़ीर आला रहे। गुजरात में ये किसी एक वज़ीर आला की सबसे लंबी मियाद है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी के नाम था। वो करीब 6 साल तक रियासत के सीएम रहे थे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 14वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। फिर 23 मई 2019 को वो दूसरी बार वज़ीर आज़म बने। अब तक वो कुल 6 साल 131 दिन की मियाद पूरा कर चुके हैं। वो सबसे ज़्यादा दिन वज़ीर आला ओहदे पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी कायद हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। इस दौरान जुमला 6 साल 2 महीने और 19 दिन तक वो इस ओहदे पर फायज रहे। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले पर मोदी ने 7वीं बार झंडा फहराकर अटल बिहारी वाजपेयी से आगे निकल गए। वाजपेयी ने लाल किले पर 6 बार झंडा फहराया था। वज़ीर आज़म के तौर पर मोदी से लंबा टर्म अब सिर्फ 3 लोगों के नाम है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। तीनों कांग्रेस के थे। सबसे लंबे वक्त तक वज़ीर आज़म रहने का रिकॉर्ड मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के नाम है। नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक वज़ीर आज़म रहे। दूसरे नंबर पर उनकी बेटी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी 2 हिस्से में जुमला 15 साल 11 महीने 17 दिन वज़ीर आज़म रही। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल 4 दिन तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।